नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। आज हमारी मर्दर हिंद 24 न्यूज़ की टीम ने अबरवा के ऑफिस नोएडा में जाकर अबरवा के चेयरमैन ब्रिगेडियर अशोक हक व वाइस चेयरपर्सन अनीता अरोड़ा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अबरवा का गठन कैसे हुआ, अबरवा के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अबरवा निवासियों के लिए किस प्रकार जनहित के कार्य करती है। जानते हैं उन्हीं की जुबानी पेश है हमारे सह संवाददाता हरिंदर कौशल की रिपोर्ट। मैं हरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मर्दर हिंद 24 न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं अबरवा के ऑफिस में, अरुण विहार रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे चेयरमैन ब्रिगेडियर अशोक हक जी से। हम उन्हीं से जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका क्या उद्देश्य था। हाँ जी हरिंदर जी, आपका यहाँ हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अरुण विहार 3 सेक्टरों 28, 29 और 37 ये 3 सेक्टरों का बना हुआ है। ये कोई 300 एकर्स पर फैला हुआ है। ये 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था, जबकि नोएडा रेजिडेंशियल सेक्टर से भी ज़्यादा नहीं थे नोएडा में। और तब यहाँ एक स्कीम बनी थी आर्मी की कि यहाँ जो रिटायर होके फौजी आते हैं वो आके उनको एक ऐसी जगह मिले जहाँ के वो सस्ते दामों में उनका घर मिले और वो दिल्ली के नज़दीक हो, जहाँ के उनकी पूरी फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो उसी स्कीम के अंदर अरुण विहार एस्टेब्लिश हुआ था। अरुण विहार सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हैं आर्मर्ड कोर के, जिन्होंने के बसंतर की लड़ाई में 1965 में बलिदान दिया था। उनको देश का सर्वोत्तम ऑनर मिला था, परमवीर चक्र। वो 19.5 साल के थे जब उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। और उन्होंने पाकिस्तान के कोई 18-19 टैंक को बर्बाद किया था बसंतर की लड़ाई में। उन्हीं के नाम पे सरकार ने उस समय आर्मी हेडक्वार्टर ने इधर का अरुण विहार इसका नाम रखा, अरुण विहार। हम यहाँ 3 सेक्टरों में हैं। हमारे तीनों सेक्टर में कोई 4,742 घर हैं और सबसे छोटा 28 सेक्टर कोई 700-750 घर हैं उधर। फिर 28 सेक्टर जहाँ कोई 1900 घर हैं और बाकी 2000 घर कोई 37 सेक्टर में। सबसे पहले अरुण विहार में, जहाँ भी आपसे बात करें, 37 सेक्टर एस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम में 1983-84 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ सीवेज सिस्टम भी नहीं पूरा था, बिजली भी कुछ खंभे थे, पानी बिल्कुल खारा था, वो भी कुछ टैप्स थे, बसों का बंदोबस्त नहीं था, बाज़ार नहीं था। आटा जो आजकल हरा भरा बाज़ार है वो एक छोटी सी बाज़ार थी, वही एक बाज़ार था यहाँ विसिनिटी में। उस टाइम में एक्स फौजीज रिटायर होके यहाँ बस गए थे। तो अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ कि नोएडा का जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, जो अर्बन नोएडा है, बाकी सेक्टर्स, उसका जो उसको आगे पुश करने में अरुण विहार का काफ़ी हाथ है। तो ब्रिगेडियर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले 37 सेक्टर डेवलप हुआ था नोएडा में, अरुण विहार में। अरुण विहार यहीं से, अरुण विहार से ही जो है नोएडा की शुरुआत हुई है। हाँ, उससे काफ़ी पुश मिला, लोगों को पता कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने सारे हज़ारों लोग फौजी आ गए। उससे नोएडा का जो अर्बन एरिया, ये तो बेसिकली आपको मालूम हो गया इंडस्ट्रियल टाउनशिप था, ये सिर्फ फैक्ट्रीज थी यहाँ। तो जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर इसके बाद में उसको काफ़ी पुश मिला। खासतौर पर जो हमारे नेबर सेक्टर्स हैं, 30 है, 31 है, 36 है, 39 है, वो इसके बाद में यहाँ देखिए जब ये डेवलप हुआ तो वो डेवलप होने लगे। ये है अरुण विहार की कहानी। अब तो सर नोएडा जो है आर्थिक राजधानी माना जाता है यूपी का। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए कहाँ से 80 से अभी जब 2023 में अभी नंबर 1 है आर्थिक स्थिति में। इसको गोल्डन क्या बोलते हैं पूरे यूपी में। तो कहाँ से कहाँ, ये सब मैंने अपने आँखों से देखा है कि कहाँ से सड़कें कहाँ से कहाँ बन गई, बिजली कहाँ से कहाँ, ये लेसर शोज़ हैं, पार्क्स हैं, वर्टिकल गार्डन है, इतने मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने बाज़ार हैं। तो काफ़ी प्रगति हुई, इतने कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हब है, टेक्निकल हब है। और हमारे अरुण विहार में ही आप देखिए, हमें एक छोटी नगरी है, आप इसको एक सेक्टर नहीं बोलेंगे, ये 3 सेक्टर की छोटी नगरी है, 300 एकड़ में।
आप बाजार देखिए यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा हब, ब्रह्मपुत्र मार्केट, उसके साथ साथ और 6 मार्केट्स हैं यहाँ तीनों सेक्टरों में। यहाँ पे आपका ये लाल मार्केट है, गोदावरी है, धवलगिरी है, ब्रह्मपुत्रा है। तो स्कूल्स बड़े बड़े हैं यहाँ, हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, टेक्निकल हब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो एक छोटी नगरी है आपके पूरे नोएडा में। और इसको हम पहले यहाँ एक अवसास बोलते थे उसको, इसका समिति थी, अरुण विहार समिति। वो जब शुरू हुई थी 1984 में, 2000 में इसको आवर एसोसिएशन बना गया, क्योंकि लोगों ने फैसला किया जनरल बॉडी मीटिंग में कि एसोसिएशन बनने से, RWA बनने से काफ़ी कुछ काम रेजिडेंट्स के लिए, निवासियों के लिए हो सकते हैं, और जो कि सच भी साबित हुआ है। और हमारे यहाँ क्योंकि इतना फैला हुआ है, हमने इसको एक वार्ड्स में बांटा है। 25 वार्ड है हमारे, 28 सेक्टर में कोई 5 वार्ड है, 3 हैं विश्व भारती के इस तरफ, 2 हैं उस तरफ। 29 सेक्टर बीच में हमारे कोई 9 वार्ड हैं, और 37 सेक्टर में 11 वार्ड हैं। ये हमने 25 वार्ड में इसलिए बांटा है ताकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली और उनकी जो लोकेशन है उसको देखते हुए उसको हम मैनेज कर सकें। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे कुछ वार्ड्स जो हैं आपके ज़्यादातर जो सेक्टर्स नोएडा में उनसे भी बड़े हैं। नंबर 4 वार्ड आप जाइए, वो आपके सेक्टर 30, सेक्टर 36, सेक्टर 39 से भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे वार्ड इसी सेक्टर से ज़्यादा हैं। आप देखिए कि इसके मैनेजमेंट में अगर हम ये बंटवारा ना करते, इसको वार्ड्स में ना बांटते, कितना मुश्किल हो जाता। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने वार्ड्स में बांटा है। सर, तो आप जो RW में के जो खर्चे हैं, जो इसके इनकम का सोर्स क्या है? क्या आप जो रेजिडेंट हैं यहाँ पे उनसे पैसा लेते हैं क्या, चार्जेस वगैरह कुछ? RWA में ऐसा है कि हमारा, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है। हाँ जी। हमारा इलेक्शन होता है हर साल। हाँ जी। उसके लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए डायरेक्ट होता है, उसमें अरुण विहार के सब 25 वार्ड के लोग वोट देते हैं, और बाकी जो 25 वार्ड है अपने अपने वार्ड के लोग उसके देते हैं। उसमें से फिर एक मैनेजमेंट कमेटी बनती है। मैनेजमेंट कमेटी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन, और उसमें 6 वार्ड डायरेक्टर्स, उनके बीच में हम इलेक्शन कराते हैं, और 25 में से 6 उसमें से इलेक्ट होते हैं। ये 8 का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 6 इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स का मैनेजमेंट कमेटी होता है। उसके बाद में हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें फिर गवर्निंग बॉडी है, जिसमें कि पूरे 25 के 25 वार्ड जमा होते हैं। उसके बाद मेजर है जो लोगों का है, जो कि जनरल बॉडी मीटिंग में होते हैं। हमारे खर्चे हमारे इनकम है 2 किस्म की, हम चलाते कैसे हैं। और विहार जो है RW, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए लोगों से सब्सक्रिप्शन लेती है। वो टाइप कैटेगरीज है, हमारे 6 कैटेगरी के घर है, अलग अलग कैटेगरी, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उस हिसाब से आपने फिक्स कर रखा है। हाँ, उस हिसाब से वो लेता है 4, 5, 7, 6 सब तक। लेकिन वार्ड्स जो है, वार्ड्स अपना काम करते हो, अपना सिक्योरिटी का, सफाई का, ड्रेन्स का, पार्क चलाने का, तो वो अपना 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 जैसे उनके लोग हैं, जैसे उनका एरिया, उस हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन करते हैं। वो सब्सक्रिप्शन कोई 300 रुपये से 1000 रुपये तक है एवरेज, जितना बड़ा एरिया है उस मंथली। लेकिन हम यहाँ कोई 300 रुपये एवरेज लेते हैं आवर की तरफ से। और हमारा सोर्स का इनकम है कि हम थोड़ा, जैसे नीचे कैंटीन है उधर से किराया मिलता है। फिर हम थोड़ा ये घर के सेल होते हैं, उनसे जो कि अलाउड है, सरकार ने रखा कि सोसाइटी को इतना देना चाहिए, वो परसेंटेज हम लेते हैं उनसे। बहुत कम है, 1 करोड़ का कोई 1 लाख या कुछ मिलता है, वो मेन इनकम है। और थोड़ा कबाडीज का हम कंट्रैक्ट सेंट्रल देते हैं, वो थोड़ा, वो ज़्यादा नहीं है। मेनली घर की सेल है और ये सब्सक्रिप्शन है। और इससे जब अरुण विहार RW जो है, हमने एक मेंटेनेंस सेल यहाँ खोला है, जिसके बारे में अनीता जी आपसे बाद में बात करेंगी। वो हम लोगों को 3 प्रकार की सुविधाएं देते हैं। बिजली का, उनकी जो मेन जनरल जो के काम है, जो बल्ब लगाना, फ्यूज करना, गीज़र लगाना, कोई रुकावट आए उसको ठीक करना। उसके साथ साथ पानी का, नल का फिट करना, सीट फिट करना, गीज़र, सब वो भी हम देते हैं। और है सिवर, हम ड्रेन्स और जो सिवर के नाले हैं उनको सफाई का भी हम यहाँ से सेटल करते हैं। हमारे पास कोई 24-25 लोग हैं जो कि एम्प्लॉई हैं हमारे, जो कि ये काम करते हैं। बजट हमारा मैं बता दूं, कोई 2.5 करोड़ है
जो कि हम खर्चा करते हैं साल में। पर annum। पिछले साल हमारा खर्चा होता है 2.5 करोड़ हाँ। और इस साल हमारा प्रोजेक्ट है 2 करोड़ 7 लाख। अच्छा। तो जैसे मैं कही महानगरी आपकी जो बाकी RWs है उनसे बहुत भिन्न है। नहीं डॉक्टर साहब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भिन्न है, हमारे खर्चे बहुत भिन्न हैं और इसमें हम अगर आप देखें हमारे पास कोई 40 पार्क्स है पूरे अरुण विहार में, सर जैसे जिसमें मैं से देख सिर्फ रहा- 7 पार्क्स हाँ, नोएडा अथॉरिटी मेंटेन करती है, बाकी हम सब खुद करते हैं। हमने बैडमिंटन कोर्ट्स अपने खर्चे से लगाए हैं, ये सब ये बिल्डिंग अपने खर्चे से लगाई है। हमारे पास 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, अरुण विहार इंस्टीट्यूट है, क्लब है जिसको क्लब 29 सेक्टर पे, हमारा कम्युनिटी सेंटर है 37 सेक्टर में, वो सब लोगों के अपने खर्चे से हमने बनाया, सरकार का नोएडा अथॉरिटी का उसमें एक पैसा भी नहीं। पहली बार सर मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई RW है जो अपना इतना अच्छा काम कर रही है और अपना बजट बनाती है, बजट पेश करती है और बजट के आधार के ऊपर खर्चा करती है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक आपने एक छोटी एक सरकार चला रहे हैं, यहाँ से एक छोटी एक विधानसभा है RW का ऑफिस जो है, नहीं थोड़ा एक देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर ना बर्डन पड़कर RW खुद जो है अपने लोगों की देखरेख करें, उनकी जो सुविधाओं का ध्यान रखें और उनको अच्छी तरह से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अभी हमने अवरवा के चेयरपर्सन ब्रिगेडियर अशोक हक जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि अरुण विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना कैसे हुई, कब से ये काम कर रही है और इसका काम करने का तरीका क्या है, कैसे गवर्निंग बॉडी बनती है, कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बनती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे लोगों को चुना जाता है और उनका कार्यभार क्या रहता है। अब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं वाइस चेयरपर्सन अनीता अरोड़ा। अब हम उन्हीं से जानते हैं कि अरुण विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में किस प्रकार की समस्याएं हैं, इनको इसको चलाने में किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी मैम, आप बताइए कि आप यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि आप इस संस्था को चला रही हैं और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनका पूरा आप ध्यान रखते हैं, कैसे आप ये कर पाते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? हरिंदर जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने पहले भी हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अरुण विहार की मदद की थी। आपको याद है जब मैंने आपसे अप्रोच किया था इको पार्क के लिए, तो आपने हमारी बहुत मदद की और आज ये नतीजा है कि आज हमारा काम वहाँ पर, उनका काम जो टावर लगा रहे थे वो रुके हुए हैं। अब बात आती है अरुण विहार के लिए। आपको ब्रिगेडियर हक जी ने सब कुछ बताया कि अवरवा है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं एक वाइस चेयरपर्सन की हैसियत से मेरी ड्यूटी बनती है कि इनके यहाँ पे करीब आप लगा लीजिए 7,000 से 8,000 रेजिडेंट्स रहते हैं। हाँ जी। और हमने जैसे बताया आपको 25 वार्ड्स हैं। हाँ जी। उन 25 वार्ड्स के एक हेड होते हैं, एक हेड मेंबर होते हैं जिनको कहा जाता है वार्ड डायरेक्टर। हाँ जी। वार्ड डायरेक्टर अपने अंदर वार्ड मैनेजमेंट कमेटी बनाता है। हाँ जी। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ, हाँ जी। उनको सारा सपोर्ट देती हूँ, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो कोई भी इशू ड्रेनेज का हो या रेजिडेंशियल इशू होता है, तो हम बीच बीच में उनको SOPs बना के देते हैं और उनको मीटिंग्स में बुलाते हैं, उनको गाइडलाइंस देती हूँ मैं। और उनको उनकी कोऑर्डिनेशन से हम दोनों मिलके अपने रेजिडेंट्स का पूरा ख्याल रखते हैं। उसमें जैसे सिक्योरिटी आता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन आता है, ये सारे 4 विभाग होते हैं। उसके बाद आता है बॉडी कल्चर, गार्डनिंग आता है और एक फाइनेंस आता है। तो ये जो 4 हेड्स हमने बनाए हुए हैं, वो 4 हेड्स को मैं वार्ड डायरेक्टर के थ्रू हम उनको गाइडलाइंस देते हैं किस तरह से अपने वार्ड के अंदर गार्डनिंग को देखें, जो ट्रीज़ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ये हमें प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं तो मैं फिर उनका लाइसेंस नोएडा अथॉरिटी से करती हूँ। नोएडा अथॉरिटी बॉडी कल्चर, जैसे इनका हमने हर नोएडा अथॉरिटी के बॉडी कल्चर के साथ या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ या प्रोजेक्ट्स को लेके, तो मैं उनके साथ लाइसेंस करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को उनके वहाँ तक पहुँचाती हूँ। जैसे ड्रेनेज हो गया तो नोएडा अथॉरिटी आके हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के और इनके, और फिर हमारे भी अपने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो वार्ड्स का जैसे ड्रेनेज हो गया, ब्लॉकेज हो गया, जो उनके तक वो कर सकते हैं। तो मैम ये जो आपने सुपरवाइजर है, ये पेड है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर्स, हाँ, एम्प्लॉयज़ हैं। मेंटेनेंस सेल
भी जैसे हमने आपको बताया मेंटेनेंस सेल के अंडर आता है, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, प्लम्बर्स आते हैं, सीवरमैन आते हैं, मालीज आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। ये जो हैं ये रखे हैं ताकि ये वार्ड्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें और कंप्लेंट्स आते हैं तो उनको अटेंड किया जाता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो वर्वा के बियॉन्ड होता है, जैसे बड़े बड़े ब्लॉकेज होते हैं या जो ड्रेन्स, जो नालियाँ जो नोडा अथॉरिटी ने बनाई हुई हैं या जो पार्क्स नोडा अथॉरिटी ने बनाई हुई हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए हम उनसे सहयोग मांगते हैं। और पुलिस, जहाँ पुलिस सवाल आती है, जैसे कुछ कभी कोई रॉबरी होती है, चोरी होती है या कोई आपस में कुछ ऐसा केसेस आते हैं, तो फिर हम पुलिस की सहायता लेते हैं। तो पुलिस पूरा कोऑर्डिनेट करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे नोडा अथॉरिटी हो, हमें पूरा उनके साथ सहयोग है और हम एक टीम बन के जो है हम वर्वा को हम देखते हैं और उन्हीं के भरोसे हम लोग जो है उनके सपोर्ट के साथ, उनके हेल्प के साथ में जो है मैं इस ड्यूटी को या एज अ वाइस चेयरपर्सन जो मैं करती हूँ। मेरे लिए आज की डेट में जो 5 जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इश्यूज हैं वर्वा के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मेनली जो इश्यूज हम कंसंट्रेट करते हैं, जैसे आज 3 डेकेड्स हो गए हैं, आपने देखा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो आज उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आज रेनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, जो मैं एज अ वाइस चेयरपर्सन देख रही हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी पावर की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पावर कितने घंटे आती है यहाँ पे? यहाँ पे आती जाती रहती है, पर यह है कि समर्स अब आ गए हैं तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेके हमने कुछ नोडा अथॉरिटी को या कुछ सीओ को भी लिखा है कि बहुत पुराने हैं ये, बहुत और ओवर आज के ज़माने में लूज वायर्स देखते हैं और इस सारे रेजिडेंशियल में हमारे सीनियर्स रहते हैं, एल्डरली लोग रहते हैं। तो आपका कहना ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं काफ़ी पुराने हो गए, बहुत पुराने वजह से ही लाइट जो ड्रिप करती है और लाइट की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुराना है। रेजिडेंट्स हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं, हम नोडा अथॉरिटी को हमने लिखा है, मीटर बॉक्सेस अगर आप देखेंगे, जंक्शन बॉक्सेस हैं, तो वो सब जो है आज की डेट में उनको सबको चेंज करना है, बिकॉज ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लगातार हम वर्वा से हम नोडा अथॉरिटी को लिखते हैं और हम ये बीच बीच में चीज़ें भी कराते रहते हैं। पार्क्स हैं, उनमें हम मस्त लाइट्स लगवाते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हैं, टाइलें हैं, और फिर जो गार्बेज सिस्टम है, जो हमारा सीवेज सिस्टम है, जो नालियाँ हैं, बहुत पुरानी नालियाँ हैं, वो बीच बीच में ब्लॉकेज होती रहती हैं, तो वो सब समस्या का हमें बहुत सामना करना पड़ रहा है। बट ये है कि हम लगे हुए हैं और हम नोडा अथॉरिटी के साथ में मिलके इन सब प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे। फिर आ जाती है हमारी सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि क्योंकि वो गेट्स जो वार्ड्स हैं तो मेन रोड्स के साथ उनकी एंट्रेंस होती है, तो ये खुला रोड्स होते हैं। कई जगह में जो है हम देखते हैं कि ट्रैफिक पेट्रोलिंग चाहिए, ज़रूरत है, जैसे फ्लाईओवर्स बन गए हैं। अब नोएडा वो नहीं रह गया कि जहाँ पे हमें ये सब की, अब हमें अब सब एडिशनल सपोर्ट चाहिए, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सैनिटेशन हो। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने वर्वा ने क्या किया है, इनके साथ एक टाई अप किया हुआ है, जहाँ पे मैं उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती हूँ और फिर उनसे मदद मांगती हूँ। उनके चार्ट्स आते हैं, हमारे चार्ट्स बने हुए हैं, महीने में इतनी बार हम ट्रीज को कटिंग करवाते हैं, हमारे स्प्रेज करवाते हैं। तो ये सब वर्वा के थ्रू ही हम जो है अपने वार्ड्स को, अपने रेजिडेंट्स का ख्याल रखते हैं। फिर आ जाता है जैसे ये मार्केट्स हैं, हमने आपको बताया 3-4 मार्केट्स है, वहाँ पे क्या हो जाता है, शाम के टाइम पे बहुत सारी ट्रैफिक होती है। लेकिन आज की डेट में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि पुलिस की मदद से और नोएडा अथॉरिटी की वजह से वो काफ़ी कम हो गया है। अच्छा। बहुत कम हो गया। जैसे पहले था, चलने की जगह नहीं होती थी, रेजिडेंट्स को मुश्किल होता था, बिकॉज घर यहाँ है और मार्केट यहाँ है, तो गाड़ियाँ का ज़्यादा। पर हम खुशी से ये कहना चाहते हैं कि वर्वा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी हम टीम बन के काम करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उनको कहते हैं और वो इमीडिएटली एक्शंस लेते हैं। कुछ चीज़ें और भी जो हम फेस कर रहे हैं रेजिडेंट्स की तरफ से, जैसे आपने देखा होगा मेन रोड्स में स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, तो हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं उनको कि बिकॉज स्पीड ब्रेकर्स अगर ना हो तो एक्सीडेंट होना बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ जगह जहाँ लाइटनिंग है, बहुत पुअर लाइटनिंग है, डार्क एरियाज़ हैं, उन डार्क एरियाज़ को हम कोशिश करते हैं। और हम ये सारे जितने भी हमारे रेजिडेंट्स की जो आवाज़ है, आपने ये देखा, ये सारे उनकी पॉइंट्स आते हैं, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को, जैसे अभी आपने एक नाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें क्या है, उसमें भी हम जाके बार बार देखते हैं कि कहीं हमारे रेजिडेंट्स को तकलीफ ना हो। कुछ बाउंड्री वॉल्स हैं और हम नोएडा अथॉरिटी को कह रहे हैं कि भाई उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मद्देनजर
नज़र रखते हुए। तो ये सब चीज़ें हैं हरिंदर जी जो मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ और उनको जितनी सॉल्व करें और करते रहेंगे। बहुत अच्छा है जी, आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और लग रहा है कि जो ये आपके एफर्ट्स हैं इससे आपका जो एरिया है अवरवा का ये और भी ज़्यादा डेवलप करेगा और बहुत आगे तरक्की करेगा और यहाँ के लोगों को अच्छी और सुविधाएं मिलेंगी। जो भी समस्याएं इनका जल्दी से समाधान होगा और हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाएंगे और सारी जितनी भी अथॉरिटीज़ आपने बताई इनसे हम भी कोशिश करेंगे टाई अप करने की ताकि आपकी समस्याओं का निदान हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर, बहुत।